दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हो गई और अब पूरे देश में चर्चा मिशन बिहार की है। इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के मिशन बिहार की कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में सत्ता परिवर्तन करा पाने में कामयाब होगी। क्योंकि पिछले 20 सालों से जो बिहार की सियासत रही है उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो एक छोटे कालखंड यदि जीतन राम मांझी का कालखंड जो है उसे छोड़ दे तो एक ही व्यक्ति विराजमान रहा है और बार बार बिहार में विपक्ष परिवर्तन होता रहा है। क्या इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? और राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया, कांग्रेस पार्टी के लोग हों, राजद के कार्यकर्ता हों, लालू यादव अपने स्वास्थ्य को, अपनी बीमारी को भूलकर जिस प्रकार से कई जगह मैदान में आए, जिस तरह से अपनी फनी स्पीच दी उन्होंने, जिस तरह से जहां भी उतरे लोगों को बांधने की कोशिश की और जिस तरह से लेफ्ट का काडर जमीन पर मजबूती के साथ जमा रहा, उसके बाद तो बाहर से देखने पर तो यह साफ दिखाई देता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने आधा मैदान मार लिया है। लेकिन क्या वाकई हकीकत यही है? दरअसल बिहार की चर्चा हम करते हैं, दिल्ली में बैठकर करते हैं, खासकर पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच जब चर्चा होती है तो एक बात तो कॉमन रूप से सबकी जुबान पर आती है और वो बात दरअसल ये है कि बिहार एक पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स स्टेट है। जबकि आज की तारीख में जो हकीकत है, बिहार से ज्यादा फ्लैट पॉलिटिक्स कहीं नहीं हो रही है, बिहार से ज्यादा सपाट पॉलिटिक्स कहीं नहीं हो रही है और बिहार की राजनीति में ताकत ही कमजोरी है और कमजोरी ही ताकत है। कोई अपने स्ट्रेंथ पर यानी राजनीतिक ताकत पर, जनाधार पर राजनीति कर रहा है तो कोई अपनी कमजोरियों पर सियासत कर रहा है। जी हां, बात हम कर रहे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार की। आज के परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। तेजस्वी यादव अपनी ताकत पर राजनीति कर रहे हैं, एमवाई समीकरण के बूते राजनीति कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपनी कमजोरियों पर राजनीति कर रहे हैं कि उनका समाज बिहार में एक प्रभुत्वशाली यानी डोमिनेंट कम्युनिटी के तौर पर नहीं जाना जाता, लिहाजा वो डोमिनेंट वर्सेस नॉन डोमिनेंट की चुनावी गोलबंदी में नॉन डोमिनेंट खेमे का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या अब ये हालात हैं? दरअसल बिहार न तो 2005 की तरह है जब लालू हटाओ की लहर चल रही थी, ना ही 2010 की तरह है जब नीतीश कुमार के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही थी, ना ही 2015 की तरह है जब नीतीश कुमार और लालू यादव की साझा ताकत मंडलवादी चेतना का प्रतीक बनकर खड़ी हो गई थी, और ना ही 2020 की तरह है जिसमें चिराग मॉडल एनडीए को 150 के पार जाने से और जदयू को 70 पार जाने से रोककर 43 पे पहुंचा रहा था। आज जो बिहार है उस बिहार में पिछले कई चुनाव के बाद देखें तो अधिकांश सीटों पर दिखाई दे रहा है कि दो से ज्यादा यानी सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबले की सूरत बन रही है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, तीसरी तरफ कई सीटों पर, यूं कहें ज्यादातर सीटों पर तीसरा कोण बनाने की कोशिश अपनी तरफ से प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज कर रही है। डैमेज कितना किसको करेगी ये कैंडिडेट देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है कि अभी जो डैमेज हो रहा है वो न तो पूरी तरह से एनडीए को डैमेज कर पा रहे हैं और न ही वो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को कर पा रहे हैं। डैमेज वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को भाजपा वाली सीटों पर कर रहे हैं। लेकिन ये कैंडिडेट घोषित होने की पहले की परिस्थितियां हैं। कैंडिडेट आने के बाद की सूरत क्या होगी तब इसका विश्लेषण ज्यादा मजबूती के साथ किया जा सकेगा। प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटजी दिखाई देती है वो यही है कि 243 सीटों पर मोटे तौर पर देखें तो 243 गुणा 2 यानी 486 कैंडिडेट के बीच में मुकाबला होता है, 486 कैंडिडेट के बीच। प्रशांत किशोर की कोशिश ये है कि ये मुकाबला 243 गुणा 3 यानी 729 कैंडिडेट के बीच हो, जिसमें 243 कैंडिडेट प्रशांत किशोर के हों। कितने पर वो कामयाब होंगे वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि कई सीटों के समीकरण को वो बना और बिगाड़ सकते हैं। अब आते हैं बिहार में इंडिया गठबंधन की तैयारियों पर। एनडीए के पास तो एक साफ साफ स्ट्रेटजी है। एनडीए बीजेपी के कोर वोटर यानी अपर कास्ट और वैश्य वोटर को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, जो बहुत आसान नहीं दिख रहा। जाति जनगणना ने वैश्य शब्द को ही बिहार की सियासत में खत्म कर दिया है। वहीं उसके आगे जाकर देखें तो अपर क्लास वोटर भी अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो अलग अलग तरीके से
सीट वाइज अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने में लगे हैं। जाति जनगणना के बाद के बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डेंट लगा, वो डेंट यही है कि बिहार के सवर्णों में ये मैसेज कन्वे हो गया है, ये मैसेज जमीन तक पहुंच गया है कि जब उनका मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो अपना विधायक क्यों ना बनाए, और अपने विधायकों की संख्या जो 60-65 के इर्द गिर्द है उसे बढ़ाकर 100-110 तक क्यों ना ले जाए। ये रणनीति अंदर खाने अपर कास्ट में चल रही है, पार्टी कोई भी हो, एनडीए हो, इंडिया हो या जनसुराज हो। तो यहां एनडीए को एक डेंट लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन एनडीए की ताकत को यदि हम देखने चले तो एनडीए की ताकत आज भी वही है। 2015 के चुनाव को देखें, उस चुनाव में 42% वोटों के साथ लालू यादव और नीतीश कुमार का महागठबंधन भले ही 3/4 बहुमत हासिल कर गया था, लेकिन भाजपा गठबंधन को जो 35% वोट मिले थे, उसने यह साबित कर दिया था कि अति पिछड़े वोटों पर नीतीश कुमार की तुलना में भाजपा के हिंदुत्व का असर ज्यादा बड़ा है। और भाजपा के हिंदुत्व का असर यदि ईवीसी पर ज्यादा बड़ा है तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार जब एक साथ होते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग या फिर गैर यादव पिछड़ा वर्ग मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार गठबंधन या एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है। हाँ, महादलित वोटर उस तरह से साथ नहीं है, वरना आज की तारीख में यदि महादलित वोटर 2010 की तरह से नीतीश कुमार के साथ हो तो निश्चित तौर पर एनडीए का आंकड़ा 206 के आंकड़े को फिर से छू जाएगा, जो 2010 में 206 पहुंच गया था। लेकिन महादलित वोटर्स के बीच में संविधान बचाओ एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर जहां भी, या जेडीयू की सीटों पर भी, जहां भी बिहार में 55 सीट हो, 60 सीट हो, 70 सीट हो, जितनी भी सीटें हो, जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी महागठबंधन में, वहां 15% के आसपास अति पिछड़ा वोटर जो मंडलवादी चेतना से लैस है, उसमें यादव बनाम गैर यादव के नैरेटिव को धक्का बताते हुए एक तरफा कांग्रेस पार्टी वाली सीटों पर कांग्रेस के साथ आने की एक जद्दोजहद दिखाई देती है। लेकिन वो संख्या अभी 15-16% से ज्यादा नहीं है उस वर्ग के बीच। तो ये एक एडवांटेज है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को, लेकिन कांग्रेस वाली सीटों पर। ठीक इसी तरह से एनडीए में लोजपा और भाजपा वाली सीटों पर चिराग मॉडल का दर्द झेल रही जनता दल यूनाइटेड और उसके कोर वोटर कितना मदद करेंगे, इसको लेकर एक सवालिया निशान है। लेकिन असल परिस्थितियां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने है कि यात्रा से उन्होंने क्या पाया और अभी और क्या पाने की जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं। चुनाव तक अभी और कौन सा मिशन उन्हें पूरा करना है। तो जो मैंने बिहार की अभी एक सप्ताह के प्रवास के दरमियान जो देखा, और अब मैं दिल्ली वापस आने के बाद उन सारी चीजों का अवलोकन और जो कुछ भी अपनी डायरी में नोट करके लाया और जो कुछ भी मैं देख करके आया हूं, वो आपके सामने रखता हूं कि इंडिया गठबंधन के लिए अब क्या चुनौतियां बची हैं। इंडिया गठबंधन के सामने जो चुनौती है वो राहुल गांधी की यूएसपी के मैक्सिमम इस्तेमाल का है, अधिकतम इस्तेमाल का है कि किस प्रकार से वो इंडिया गठबंधन के सभी दलों के पक्ष में ट्रांसफर होता है। नंबर 2, राष्ट्रीय जनता दल गैर यादव पिछड़ों और अति पिछड़े महादलितों में कितना ज्यादा अपनी सीटों पर घुस पाती है। और नंबर 3, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की सामाजिक व्यूह रचना की है, अगर कैंडिडेट सिलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने सावधानी बरती तो बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। राष्ट्रीय जनता दल तो 32% वोटों पर खड़ा है, यूं कहें राजद कांग्रेस गठबंधन 32% वोटों पर यानी एमवाई समीकरण पर खड़े हैं। लेकिन चुनाव 32 बनाम 68 ना हो जाए, इस कोशिश में कांग्रेस पार्टी को लगना होगा। और कांग्रेस पार्टी की कोशिशें तभी कामयाब होंगी जब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उन्हें जीतने वाली सीटें दी जाएगी और कैंडिडेट सिलेक्शन में हस्तक्षेप बंद करना होगा कि कांग्रेस को सीट दे रहे हैं तो कांग्रेस कैंडिडेट बताए, कांग्रेस ये बताए कि किसको लड़ा रही है या राजद की मर्जी के कैंडिडेट को लड़ाए। ये काम राजद को बंद करना होगा, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी बिहार में कुछ कर पाने की स्थिति में होगी। कांग्रेस की सीटों पर सबसे बड़ा बैकबोन कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए राजद का वोट बैंक है, कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर यानी उसके आगे जो जीत की संभावना है उसे तय करने के लिए जो राहुल गांधी ने नैरेटिव सेट किया है, जाति जनगणना जो बिहार में कास्ट सर्वे नीतीश कुमार ने कराया, उसने जो परिस्थितियां पैदा की है, और उन सब से आगे संविधान बचाओ का जो नैरेटिव चल रहा है,
उससे कितना फायदा होगा और कैसे कांग्रेस पार्टी फायदा उठा पाएगी, ये कांग्रेस को भी तय करना है, राजद को भी तय करना है, माले को भी तय करना है। फिलहाल हम कांग्रेस की ही बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में एक हाईकमान है, लालू परिवार, और वहां से चीजें तय होंगी। हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक की बातें सुनी जाएंगी, कोई भी पार्टी सिर्फ सुनी जाएगी, राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, हमारे वीडियो देखे जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक सीटें कहीं तय होंगी। मैं अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दूं कि जो मैंने देखा मैं वही बता रहा हूं। यह कोई अंतिम सत्य नहीं है कि राजनीतिक दल इसी प्रकार से टिकट देंगे। सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा कर रहा था, तो सामाजिक परिस्थितियां बिहार की जो बनी हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो सफलता गोविंदाचार्य की स्ट्रेटजी से यूपी और बिहार में 90 के बाद हासिल करनी शुरू की, अब वो स्थितियां कांग्रेस अपने फोल्ड में बनाती जा रही है। बीजेपी का जिन्न जिसे कहते हैं, कि बीजेपी के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है? ना तो वो ताकत सवर्ण है, ना तो वो ताकत तिलक है, ना तराजू है, ना तलवार है। एक शब्द में कहे तो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जब नीतीश कुमार जुड़े होते हैं, तो सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो वही है कि हर गांव पंचायत में आप देखें, जिन्हें भी उत्तर भारत की सामाजिक संरचना का पता है, हर गांव पंचायत में अति पिछड़ा वर्ग के कुछ समुदायों की अनिवार्य तौर पर उपस्थिति दिखेगी। हर गांव में 2-3 घर मिट्टी के घड़े बनाने वाला पारंपरिक काम करने वाला जो समुदाय है, कुम्हार समुदाय, वो मिलेंगे। 2-4 घर चौरसिया समाज मिलेंगे। 2-4 घर लोहार बढ़ई समाज के लोग भी मिलेंगे, जो लकड़ी या लोहे का काम करते हैं। नाई समाज के लोग मिलेंगे। इसी तरह से 2-4 घर दूसरे और ऐसे ही समाजों के लोग मिलेंगे, और इस तरह से हर गांव में 250-300 वोटर्स हो जाते हैं। इस तरह से, जिन्हें बिहार में आमतौर पर पचफोरना या पचपनिया कहते हैं। पचपनिया यानी ऐसी लगभग 55 जातियां बिहार के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर बनती है, और हर गांव में 200-250 वोट इनके होते हैं। वही बीजेपी और एनडीए की असली ताकत होती है, जब नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ होते हैं। और उन्हीं वोटर के एक पढ़े लिखे तबके में, जिसने स्कूल कॉलेज का मुंह देख लिया है, जिसके लिए नौकरी रोजगार आरक्षण संविधान मुद्दा है, उसके बीच में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हलचल पैदा की। लेकिन उस समाज की सामाजिक वास्तविकता क्या है? बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के साथ यूपी में और नीतीश कुमार के चेहरे के साथ बिहार में वो तबका एनडीए के साथ तो हो लिया था। लेकिन आज की सामाजिक स्थिति क्या है? आज की सामाजिक स्थिति वीपी सिंह के मंडल कमीशन से काफी आगे निकल चुकी है। आज की सामाजिक स्थिति की बात करें तो जैसे आप देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लड़का जाता है पढ़ने, और अब तो रैगिंग पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन जब रैगिंग होता था, अभी भी कई जगह से खबरें आती है कि स्कूल कॉलेज में रैगिंग होता है। तो जब रैगिंग होती है, तो रैगिंग में फाइनल ईयर वाला या थर्ड ईयर वाला आकर रैगिंग नहीं कराता है। कहीं भी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में आप देखेंगे, रैगिंग कौन कराता है? जो 1 साल पहले स्कूल कॉलेज में रैगिंग को खुद भोग चुका तबका है, यानी जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स है। तो भारत की सामाजिक संरचना जो बनी हुई है, उस सामाजिक संरचना में स्वाभाविक है कि आखिर अपर कास्ट कहते क्यों हैं? इसलिए कहते हैं कि वो 5000 साल से उन्हें एक विशेषाधिकार हासिल था, जो समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहा था, और निश्चित तौर पर यह परंपरा बंद होनी चाहिए थी। वो तबका अब 4th ईयर के स्टूडेंट्स की तरह है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की तरह की भूमिका किसकी है? जो 30-35 सालों के मंडल कमीशन के दौर में एक डोमिनेंट कम्युनिटी के तौर पर, एक प्रभुत्वशाली जमात के तौर पर सामने आया। कांसीराम के प्रयोग के बाद ये एक दलित समाज में भी ऐसी परिस्थिति बनी। तो बिहार में यादव तबका एक डोमिनेंट कम्युनिटी यानी सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की तरह सामने आया, जो फर्स्ट ईयर वालों की रैगिंग कराने की ताकत रखता है। और यही सामाजिक रैगिंग बिहार में उन 200-250 वोट जो हर गांव में होते हैं, जो खासकर अति पिछड़े कई सारे समुदायों के मिलकर होते हैं, जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था, उन्होंने सीधे सामाजिक संरचना में 4th ईयर वालों के साथ, यानी समाज के अपर कास्ट के लोगों के साथ अपना एक सामंजस्य कायम कर चुका है। ठीक इसी तरह से बिहार में दलितों में पासवान बनाम गैर पासवान की स्थिति बनी है, और संविधान बचाओ का मुद्दा गैर पासवान समुदाय में सबसे बड़ा है, क्योंकि चिराग पासवान समुदाय का नेतृत्व करते हैं,
उस समुदाय का वोट उनके साथ रामविलास पासवान के जमाने से, यानी उनके पिता के जमाने से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कम्युनिटी रामविलास पासवान के बरक्स नेता नहीं खड़ा कर पाई है बिहार की सरजमी से, खासकर दलित वर्ग में, उनके बीच में संविधान सुरक्षा का मुद्दा आरक्षण के मुद्दे से जुड़ जाता है। जब आरक्षण के मुद्दे से जुड़ जाता है तो उन्हें इंदिरा गांधी अच्छी लगने लगती है, उन्हें इंदिरा गांधी के पोते अच्छे लगने लगते हैं, और ये सामान्य सी प्रक्रिया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना नाम है, कभी इंदिरा आवास योजना नाम हुआ करता था। लेकिन किसी गांव, कस्बे, ब्लॉक में आप चले जाएं, कोई गरीब आदमी यदि आवास के लिए पहुंचता है, जिसका ब्लॉक में, गांव में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा शोषण किया जाता है, मैं खुलकर कह रहा हूं कि आर्थिक शोषण किया जाता है, जितने पैसे मिलते हैं उसमें से एक ठीक ठाक प्रतिशत, ठीक ठाक अमाउंट बीच के लोग खा जाते हैं, वो तबका प्रधानमंत्री आवास योजना शब्द आज भी इस्तेमाल नहीं करता। वो तबका इंदिरा आवास योजना शब्द ही इस्तेमाल करता है। और यही कारण है कि इंदिरा गांधी के परिवार के साथ, इंदिरा गांधी के पोते के साथ गैर पासवान दलित समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सहानुभूति रखता है। अब बिहार में कांग्रेस की कमान भी राजेश राम के हाथ में है, जो बिहार के सबसे बड़े दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और अगर राजेश राम को डिप्टी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो बिहार के चुनाव में एनडीए को नाको चने चबाने पड़ेंगे। तो बिहार में जो परिस्थितियां हैं, वहां कांग्रेस के सॉफ्ट नेचर के, मुलायम छवि के अपर कास्ट कैंडिडेट, यहां तक कि राजद के भी जहां भी होंगे, उनके जीतने की संभावना कम से कम मैं अपने आकलन के आधार पर कह सकता हूं कि 90% है। क्योंकि अति पिछड़ा जमात गांव में ठीक ठाक संख्या में उनके साथ जुड़ रहा है। अति पिछड़ा समाज के लोग जहां एमवाई के साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे, कोई भी महागठबंधन का अति पिछड़ा कैंडिडेट जो एमवाई के साथ अपने समीकरण को बना लेगा, मजबूती के साथ बना लेगा, वो उन सीटों पर जीत की स्थिति में होगा। ये बिहार की सामाजिक संरचना है और इस सोशल स्ट्रक्चर में क्लास और कास्ट से ऊपर उठकर एक नया वोट बैंक भी खड़ा हुआ है। लेकिन इसकी तादाद किसी भी विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि 5,000 वोटर से ज्यादा है। वो है स्टूडेंट वोटर, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे अग्निवीर से चिढ़ है, जिसे परमानेंट रोजगार चाहिए, जिसे डोमिसाइल चाहिए, तमाम तरह की पेपर लीक की व्यवस्था से मुक्ति चाहिए। वो एक अलग किस्म का समाज है। लेकिन उस समाज की तादाद हर विधानसभा में 20,000 भले ही है, लेकिन उस 20,000 का 3/4 हिस्सा कहीं ना कहीं जातीय सामुदायिक चेतना में बह जाता है। हाँ, 5,000 वोटर ऐसे जरूर है, हर विधानसभा क्षेत्र में मिल जाएंगे, स्टूडेंट तबके के, जो जाति और जमात से ऊपर उठकर अपने मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन है। अगर आप दिल्ली जैसे महानगर में जाते हैं तो बिजली बिल के मुद्दे पर, पानी बिल के मुद्दे पर, जहां उस जमात का 3/4 वोटर खड़ा हो जाता है, बिहार में सिर्फ 1/4 वोटर खड़ा होता है। लेकिन ये 1/4 वोटर भी कम संख्या नहीं है। अगर महागठबंधन ने ढंग से फोकस किया तो इसको आधी पर ला सकता है, यानी 25% को 50% पर ला सकता है। हर विधानसभा सीट पर 5,000 से बढ़ाकर 10,000 वोट वो कर सकता है। सवाल यही है कि कैंडिडेट कितना दूरदर्शी है। और जब कोई चुनाव जहां ना तो कोई प्रो इनकम्बेंसी होती है, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो चुनाव कहीं ना कहीं कैंडिडेट की स्वीकार्यता पर निर्भर हो जाता है। कैंडिडेट कितना फ्लैम्बॉयंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट कितना दबंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट कितना स्वीकार्य है, कितना नॉन हार्मफुल है, वहां जाकर के परिस्थितियां टिक जाती है जब कोई लहर विहीन चुनाव होता है। बिहार का चुनाव लहर विहीन है। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार की आलोचना से बचकर बिहार में नीतीश कुमार को हराना बहुत टेढ़ी खीर है। बिहार में भ्रष्टाचार निम्नतम स्तर पर चरम पर है। लोअर ब्यूरोक्रेसी की हालत बिहार में किसी से पूछ लीजिए, किसी ब्लॉक, अंचल रजिस्ट्री ऑफिस, थाने पहुंच जाइए, पता चल जाएगा कि लोअर ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है। तो लोअर ब्यूरोक्रेसी से बिहार का हर परिवार जहां पीड़ित है, वहां नीतीश कुमार के प्रशासन को और नीतीश कुमार को आलोचना के दायरे से बाहर रखकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। क्योंकि इन सब के बावजूद बिहार के प्रशासन से लोग पीड़ित जरूर हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चा है उससे चिंतित जरूर है, नरेंद्र मोदी पर संदेह लोगों का जरूर बढ़ा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि पर कोई आंच अब तक नहीं आई है। और नीतीश कुमार को जब तक राजनीतिक रूप से निशाने पर लेने की कोशिश
इंडिया गठबंधन नहीं करेगा, निर्णायक बढ़त की तरफ इंडिया गठबंधन नहीं जा सकता है। चाचा को चक्रव्यूह में घेर लिया गया है, चाचा आजाद नहीं है, चाचा फैसले नहीं ले पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं चाचा के साथ सहानुभूति प्रदर्शन वाला जो भाषण है वो इंडिया गठबंधन को बंद करना होगा, सीधे सीधे चुनावी प्रतिद्वंदी की तरह देखना होगा। युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य के खिलाफ भी अर्जुन लड़ रहे थे, तो गुरु वाली भूमिका अपनी जगह और युद्ध के प्रतिद्वंदी की भूमिका पांडवों की अपनी तरह। कौरव की तरफ से यदि द्रोणाचार्य उतर जाए तो निश्चित तौर पर युद्ध उनके खिलाफ भी लड़ना होता है। इस बात को सीधे सीधे स्वीकार करना होगा इंडिया गठबंधन के लोगों को। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को हटाना है, न कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो नीतीश कुमार को ही छोड़ दे आलोचना के दायरे से, यह भला कैसे संभव है? यही आज के बिहार की हकीकत है। आगे आगे देखते जाइए बिहार किस दिशा में जाता है। चुनाव घोषित होने में बस चंद हफ्ते बाकी है, लेकिन बिहार की चुनावी फिजा करीब करीब सज चुकी है। क्षेत्रवार ये चुनाव होने जा रहा है, कंस्टिट्यूएंसी वाइज इस चुनाव की स्ट्रेटजी है, और इन सब पर तेजस्वी यादव का मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ खड़े रहना और राहुल गांधी जो नैरेटिव बना रहे हैं उस नैरेटिव का कैनवास कांग्रेस की सीटों से आगे बढ़कर पूरे बिहार में महागठबंधन की सीटों तक जाए, इसकी कोशिश करना, इसी के सहारे बिहार चुनाव में बदलाव की गुंजाइश बनाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।